और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। आपको बता दें कि खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। राजा फतेह सिंह ग्राउंड खैरागढ़ में जनसभा में शामिल होंगे शाह। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लगातार 11 मोतियों को जीतने के लिए अलग अलग दिग्गजों का दौरा देखने को मिल रहा है। बीते दिन जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके दौरे को लेकर तैयारियां यहां पर जोरों से की जा रही हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है और साथ ही साथ लोगों में उत्साह भी काफी देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरपूर देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। हम बताते चले कि लोकसभा चुनाव के तहत अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए तमाम दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में ये दौरा बेहद ही अहम। ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं सहयोगी। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। अब उनके पहुंचने की जो जगह है यानी कि खैरागढ़, वो कितने मायने रखती है? वो सीट, वहां पर क्या कुछ समीकरण है और उनके दौरे पर क्या असर पड़ेगा दौरे के बाद? देखिए, बिल्कुल अमित शाह जो हैं वो बीजेपी में पहले जो टॉप 5 लीडर हैं देश के, उनमें उनकी गिनती होती है और वो एक फायर ब्रांड नेता भी हैं बीजेपी के। तो उसका असर स्वाभाविक है कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में पड़ेगा ही पड़ेगा। जो समीकरण की बात आपने कही, उसको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है खैरागढ़, जहां पर वो आ रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यानी कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के टॉप लीडरशिप में उनका पहला दूसरे नंबर पर नाम आता है और काफी बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी हाल में ही 4 महीने पहले ही जिसकी सरकार गई हो, यानी कि उनकी भी अपनी लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। उनकी भी अपनी जो कार्य क्षमता है, उनके जो काम करने के तरीके हैं, उसको जनता इतना जल्दी भूल भी नहीं सकती। उनके अपने काम को लेकर भले विधानसभा चुनाव में हार मिली हो, तो एक स्वाभाविक है कि एक टक्कर का मुकाबला बीजेपी को भी वहां लग रहा है। यही एक कारण है कि पूरी फोकस जो है बीजेपी उस सीट पर भी कर रही है। हालांकि इस बात को जानते हुए भी कि पिछले 2004 के बाद से, जब से छत्तीसगढ़ बना है, तब से अब तक सिर्फ एक उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी लोकसभा के, लेकिन बाकी जितने भी मुख्य चुनाव है लोकसभा के, बीजेपी को ही जीत मिलते आई है। बीजेपी यहाँ से अपने जो पुराने प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, जो जिनको जीत मिली थी, संतोष पांडे, उन्हीं को मैदान में उतारी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि जो लोग संतोष पांडे के काम से मान लीजिए नाखुश हैं, जो लोग ऐसे हैं जो कि उनके काम से संतुष्ट नहीं है, उनका फेवर भी भूपेश बघेल को जा सकता है। ये बखूबी जानती है बीजेपी, इसलिए अपने टॉप लीडर को लेकर आई है। और एक और समीकरण की बात बताएं कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 8 सीटें आती हैं विधानसभा की। इनमें से सिर्फ 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, कबीरधाम, पंडरिया और राजनांदगांव। बाकी जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो खैरागढ़ हो, चाहे वो मोला मानपुर है, डोंगरगांव है, डोंगरगढ़ है, ऐसी करके 5 खुज्जी सीटें, वो सारी कांग्रेस के पास है। यानी कि ग्रामीण इलाके जो है लोकसभा राजनांदगांव के, वो कांग्रेस के हिस्से में रही है विधानसभा चुनाव 2023 में। शहरी क्षेत्र जो कबीरधाम और राजनांदगांव है, वो जरूर बीजेपी के पास है। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूती बनाने के लिए अमित शाह को खैरागढ़ लेकर आया जा रहा है। खैरागढ़ में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। काफी भीड़ जुटाने की भी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है और लगभग सभी लोकसभा क्षेत्र के लोग वहां पहुंच जाएं, इसकी भी पूरी कोशिश की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना असर छोड़कर जाते हैं अमित शाह। हालांकि जब अमित शाह या नरेंद्र मोदी या इस कद के नेता आते हैं, तो वो सिर्फ एक सीट के लिए नहीं आते। उनका बोला हुआ पूरे प्रदेश भर में असर करेगा, उनका बोला हुआ कई बार देश भर में असर करता है। तो उनके आने का तो एक बड़ा महत्व रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्व देखने को मिलेगा। लेकिन नीलेश, जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा फोकस बना हुआ है और उसे किसी तरह से अपनी ओर आकर्षित वहां की जनता को करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि आखिर बीजेपी का जो वर्चस्व है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है या फिर शहरी क्षेत्रों में? देखिए, जो अभी हम चुनाव यात्रा भी कर रहे हैं, तो जो जनता का फीडबैक भी मिल रहा है, उसको भी अगर हम हालांकि वोट में कितना तब्दील होगा ये 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। अभी से कयास भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में प्रत्याशी से ज्यादा नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो भी कहीं ज्यादा असर कर रही है और लोग नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग ही उनकी धारणा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा ऐसा लग रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो जो पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल ने जो काम किए, चाहे वो किसानों के लिए की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार की बात हो या फिर अन्य कई योजनाएं जो फोकस्ड ऑन थी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे वो रीपा के तहत महिलाओं को रोजगार देने का मामला हो। नई सरकार आने के बाद कारण कुछ भी हो, लेकिन इन योजनाओं को फिलहाल रोक दिया गया है, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे रीपा की योजना हो। किसानों से जरूर जो वादा किया गया था धान खरीदी को लेकर वो पूरा कर दिया गया, लेकिन बाकी जो वादे हैं, लेकिन किसान ये भी जानता है कि बीजेपी उसको 3100 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार का वो निर्णय था जो उन्होंने 1800-1900 रुपए से बढ़ाकर 2500 किया था। अगर वो 2500 नहीं करते तो ये कभी 3100 नहीं देते, ये बात किसानों में चर्चा में है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूपेश बघेल की खासकर उस सीट जहाँ पर खुद भूपेश बघेल प्रत्याशी के रूप में है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी, कहीं ना कहीं एक उनके काम करने के तरीके को लेकर उनके मन देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले समय में क्या असर होता है बीजेपी के इस तमाम दौरे का, इस पर नजर बनी रहेगी और किस और जनता जाती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।